इग्नो MSc ज्योग्राफी, उसके MGG 001 की जो सेकेंड यूनिट है पर्सपेक्टिव और ज्योग्राफी, उसकी क्लासेस हो चुकी हैं। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ कि क्लास में क्या क्या नोट्स बनाए थे। तो पहला पॉइंट था इंट्रोडक्शन। अगर ज्योग्राफी का है तो जो ये पर्सपेक्टिव होता है इसका हिंदी में मीनिंग होता है परिप्रेक्ष्य। ज्योग्राफी का बैकग्राउंड, ज्योग्राफी का किस टाइप से यूज होता है, ज्योग्राफी कैसे कैसे ये जो सब्जेक्ट होता है ये कैसे कैसे आगे बढ़ता है, ये अदर सब्जेक्ट के साथ कैसे इसका रिलेशनशिप है, ह्यूमन बिहेवियर के साथ कैसा रिलेशन है, जो नेचुरल ज्योग्राफी है, ह्यूमन ज्योग्राफी है, इससे रिलेटेड सभी बैकग्राउंड को या फिर उसके जो डिसिप्लिन होते हैं, उनके जो प्रिंसिपल होते हैं, उन सबको शामिल किया जाता है। तो पहले हो जाएगा इंट्रोडक्शन के परिप्रेक्ष्य का इंट्रोडक्शन हो जाता है। सेकंड टॉपिक था ज्योग्राफी एज ए स्टडी ऑफ द प्लैनेट अर्थ। तो ज्योग्राफी होती है एज द स्टडी ऑफ प्लैनेट अर्थ। कि जो ज्योग्राफी है वो जो हमारी अर्थ प्लैनेट है, जो हमारी यूनिवर्स में अर्थ प्लैनेट है, उसका अध्ययन करना होता है। फिर है थर्ड टॉपिक हो गया ज्योग्राफी एज ए साइंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ज्योग्राफी एज द साइंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमारी अर्थ होती है, जो प्लैनेट अर्थ है, उसके ऊपर जो भी रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन हैं, उनका किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है कि हम नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे या फिर किसी भी लोकल एरिया में जो हमारे संसाधन है वो अलग अलग कैटेगरी में बटे हुए हैं। किसी भी एरिया में प्रॉपर तरीके से संसाधन भरपूर मात्रा में नहीं है, लेकिन हर जगह पे, जैसे कि वर्ल्ड में हर जगह पे किसी भी चीज़ के रिसोर्सेज है, जैसे हमारे आयरन ओर हो गया, हमारा कोल हो गया, हमारी पेट्रोलियम हो गया या पेट्रोल गैस हो गई, कुछ वाटर लेवल पे हो गया, तो ये सभी संसाधन है अलग अलग एरिया में। और जो ह्यूमन नेचर होता है वो सबके साथ डिस्ट्रीब्यूशन, तो जो नेचर का जो रूल्स है, नेचर रूल्स है हमेशा बोलता है कि वो डिस्ट्रीब्यूट करती है ताकि सभी संसाधन है वो सभी लोगों के पास समान रूप से पहुंच जाए। थर्ड पॉइंट वो है ज्योग्राफी एज द साइंस ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप। ज्योग्राफी एज द साइंस ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप। जो ह्यूमन और इन्वायरमेंट का रिलेशनशिप है, ज्योग्राफी उसकी साइंस होती है। तो उसमें 4 कैटेगरी में बांटे गए हैं। तो पहला है डिटरमिनिज्म, सेकंड है इन्वायरमेंटलिज्म, थर्ड है पॉसिबिलिज्म और फोर्थ है नियो डिटरमिनिज्म। तो ये पॉइंट थे जो क्लास में करवाए गए थे प्रोफेसर से। तो इन सब के इंट्रोडक्शन कर लेंगे। पर्सपेक्टिव का ज्योग्राफी का जो इंट्रोडक्शन है, फिर प्लैनेट जो हमारी अर्थ है उसकी स्टडी करना। ज्योग्राफी का मेन जो रूल्स होता है वो यही है कि वो प्लैनेट जो हमारा अर्थ है उसकी स्टडी करता है। दूसरा साइंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमारे संसाधन है उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, चाहे वो कंप्लीट अर्थ के ऊपर कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, अलग अलग नेशनल लेवल पे हो गए या फिर जो हमारे अलग अलग कंट्रीज़ हैं उनमें जो रिसोर्सेज होते हैं वो अलग तरीके, हमारे भारत में अलग तरीके से है। जैसे हमारे भारत में, जैसे अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो
रशिया में, यूएसए में, फ्रांस में, जर्मनी में, इंग्लैंड में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, सब में जो खनिज संसाधन है या फिर जो रिसोर्सेज हैं वो अलग अलग है। फिर हम जब नेशनल लेवल पे आते हैं तो हमारे भारत में कंप्लीट भारत का अगर देखा जाए तो वो नेशनल लेवल पे उसके साथ कंपेयर किया जाएगा। लेकिन जब हम स्टेट लेवल पे आते हैं तो जब हमारा जम्मू कश्मीर है, हरियाणा है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, कर्नाटक है, केरला है, तो इनमें सब में संसाधन अलग अलग तरीके। हमारे जो पूर्वी भारत है जैसे कि बिहार है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, इनमें सब में संसाधन अलग अलग है। फिर है ज्योग्राफी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट रिलेशनशिप। जो हमारा ज्योग्राफी है वो रिलेशन जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट रिलेशनशिप उसके साथ कंपेयर करता है। इसमें डिटर्मिनिज्म है, इन्वायरमेंटलिज्म है, पॉसिबिलिज्म है और नियो डिटर्मिनिज्म। तो हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है कि जो स्कॉलर हैं, ग्रीक स्कॉलर इरोडास्ट्रीज, आप जानते होंगे इन्होंने क्या किया था, ज्योग्राफी वर्ड को रिप्रेजेंट किया था। जियो और ग्रोफी, अगर जियो और जियो का मतलब होता है अर्थ, ग्राफी का मतलब होता है स्टडी, मतलब अर्थ की स्टडी। और इसमें व्हाट, वेयर एंड हाउ, ठीक है, यही है। और फिर जो पर्सपेक्टिव होता है उसमें 3 पॉइंट हैं जो मैंने बाद में बताया था। स्टडी ऑफ प्लैनेट ज्योग्राफी, ज्योग्राफी एज ए साइंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और ज्योग्राफी एज ए साइंस ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप। यही हो गया इसका इंट्रोडक्शन। फिर है सेकंड पॉइंट है हमारा ज्योग्राफी एज द स्टडी ऑफ प्लैनेट अर्थ। अगर हम ज्योग्राफी के रिगार्डिंग अगर बात करते हैं तो जो हमारे प्लैनेट होता है, अर्थ होता है, उसके ऊपर अलग अलग मतलब कि लैंडस्केप हैं, अलग अलग रिसोर्सेज हैं, अलग अलग ह्यूमन कल्चर है। ये सभी जो डाइवर्सिटी है वो हमारी प्लैनेट की खूबसूरती को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करती है। तो कुछ ज्योग्राफर हैं जैसे हार्टशार्न है, ग्रीकलैंड है, लेहमन है, पेंक है, फ्रेडरिक अरिस्टोफेन है। इन्होंने अर्थ के प्लैनेट पे अपने अलग अलग थॉट को रिप्रेजेंट किया है। तो ये थॉट अलग अलग तरीके से, जैसे गरलैंड की बात करें, जो गरलैंड स्कॉलर थे या ज्योग्राफर थे, उन्होंने बताया कि जो हमारी ज्योग्राफी की जो सिमिलरिटीज़ हैं वो हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके से हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। ये हमें बताते हैं कि जो इंटरनल फोर्सेस होते हैं, जो हमारे अर्थ प्लैनेट पर इंटरनल फोर्सेस होते हैं, उससे हमें क्या बनता है। जैसे इंटरनल फोर्सेस में है अर्थक्वेक, अर्थक्वेक आता है, सुनामी आता है, ठीक है, माउंटेन बनते हैं, फिर फ्लड आते हैं, फ्लड है, ये सभी है ना, ये सभी इंटरनल फोर्सेस से होता है। फिर हमें इन फोर्सेस के कारण हमें एक्सटर्नल चीज़ें दिखाई देते हैं, जैसे हमें माउंटेन दिखाई देता है, प्लेन दिखाई देते हैं, ठीक है, हमें रिवर्स दिखाई देती हैं, हमें प्लेटो दिखाई देते हैं, हमें लेक्स दिखाई देती हैं, ठीक है, हमें डेजर्ट दिखाई देते हैं। ये सभी है ना हमें अलग अलग तरीके से दिखाई देते हैं। तो इंटरनल जो फोर्सेस होते हैं और एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं वो हमारी प्लैनेट जो अर्थ है तो उसको स्टडी करने में महत्वपूर्ण
अपनी भूमिका को निभाते हैं। इसके साथ साथ कुछ अलग ज्योग्राफर थे, जैसे कार्ल शोवर 1956 में इन्होंने बताया था कि जो हमारा अर्थ है, जो हमारी अर्थ है, अर्थ में एक है ह्यूमन, एक है इन्वायरमेंट। इन दोनों का है रिलेशनशिप, और ये दोनों रिलेशनशिप करते हैं स्टडी ऑफ अर्थ। आपने देखा होगा ह्यूमन उसी एरिया में रहता है जिस एरिया में उसकी बेहतर तरीके से, मतलब अच्छे से कुछ क्वालिटीज़ है, या फिर उसकी जो सिक्योरिटी है वो है, उसको रिसोर्सेज बेहतर तरीके से मिल रहे हैं, या फिर उसका जो एजुकेशन है, उसकी जो हेल्थ है, उसके जो आसपास का इन्वायरमेंट है, उसकी जो मेडिकल जो है वो नीड्स होती हैं वो कंप्लीट हो रही हैं, या फिर उसका जो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड है वो बेहतर तरीके से हो रहा है, तो ह्यूमन वहीं पे इन्वायरमेंट के साथ अपना रिलेशनशिप बनाता है। तो जैसे कि अगर हम नॉर्थ एरिया में देखें, अगर हम डेजर्ट एरिया में देखें तो वहाँ पर जो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ है वो बहुत कम है। पहाड़ी एरिया में ह्यूमन की एक्टिविटीज़ कम है, इसलिए ह्यूमन प्लेन एरिया में ज़्यादा रहना पसंद करता है, क्योंकि वहाँ पे रिसोर्सेज भी बेहतर हैं, और वो उनका जो क्लाइमेटिक चीज़ें हैं, मतलब कि क्लाइमेटिक जो क्लाइमेट हो गया, वेदर हो गया, फिर कुछ सिक्योरिटीज़ होगी क्लाइमेटिक तरीके से, फ्लड है, सूखा है, बाढ़ है, ये सभी चीज़ें है ना ह्यूमन के लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि डिजास्टर के कारण ह्यूमन अपनी जो जान होती है, मतलब कि अपनी सिक्योरिटी होती है, उससे समझौता नहीं कर सकता। इसलिए ह्यूमन और इन्वायरमेंट दोनों ही मिलकर स्टडी ऑफ द अर्थ करते हैं। ठीक है, फिर अगला है हार्टशॉ। हार्टशॉ ने कहा कि जो हमारी ज्योग्राफी है वो उसका अगर उसकी भी स्टडी की जाए तो जो हमारी अर्थ है वो एज द होम है, वो भी ह्यूमन बीइंग का। आपने देखा होगा कि हमारे यूनिवर्स में कितने प्लैनेट हैं, लेकिन हमारी जो अर्थ होती है उसी के ऊपर वो सारी, मतलब कि सारी नेसेसरी चीज़ें हैं जो एक ह्यूमन के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। तो अगर अर्थ है वो घर है ह्यूमन बीइंग का, तो घर में सभी चीज़ें, जैसे कि हमारे अपने घर में सभी चीज़ें बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट होती हैं, मतलब कि हमारे घर में हमारे सुख सुविधाओं के अनुसार जो आवश्यकताएं हैं वो कंप्लीट होती हैं, तो वैसे ही हमारे अर्थ के ऊपर सभी सुख सुविधाएं हैं जो एक ह्यूमन के लिए इम्पोर्टेंट है। हार्टशॉ ने ये कहा। फिर था डेविस। 1909 में डेविस ने कहा कि जो हमारा कल्चर और फिजिकल प्लस कल्चर वही है स्टडी ऑफ अर्थ। फिजिकल में मैंने पहले भी बताया था, फिजिकल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हमारे माउंटेन हो गया, प्लेटो हो गया, हमारे प्लेन्स हो गए, हमारी लेक हो गई, हमारे डेजर्ट हो गए, हमारे रिवर्स हो गए, हमारे जो कोस्टल एरिया है वो हो गए, हमारे जो सी लेवल है वो हो गया, या फिर हमारे जो बर्फीले एरियाज हैं वो है, ये सभी मिलकर ना एक फिजिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं। वही कल्चर में ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड होता है, जैसे हमारा सेटलमेंट हो गया, कल्चर हो गया, सोसाइटी हो गया, सिक्योरिटी, हेल्थ, फूड, मेडिसिन, एजुकेशन, लैंग्वेज, रिलीजन, ये सभी कल्चर में इंक्लूड हो जाते हैं। और जब फिजिकल और कल्चर जब आपस में मिलते हैं तो जो हमारा अर्थ होता है उसकी स्टडी हो जाती है। तो ये सब एज अ स्टडी ऑफ द प्लैनेट अर्थ में था। अगला टॉपिक है, अगला सबने करवाया था ज्योग्राफी एज ए साइंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ज्योग्राफी एज द साइंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें भी बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने अपने अपने विचार दिए हैं। उसमें उन्होंने
बताया कि जो हमारी अर्थ के ऊपर जो चीज़ें हैं, सोर्सेज है, उनका एक अरेंजमेंट है और सभी अरेंजमेंट ह्यूमन बींग्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है। और जो हमारे जोग्राफर है उन्होंने ये प्रूव किया कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कैटेगरी है वो अर्थ के ऊपर नेचर ने ही रिप्रेजेंट कर रखा है। तो अगर हम क्लाइमेट फिजिकल फिनोमेना की बात करते हैं तो जो हमारे लैंडफॉर्म है, लैंडफॉर्म है, क्लाइमेट है, वेजिटेशन है, वाटर रिसोर्सेज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, ये सभी रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाते हैं। तो जो हमारे लैंडफॉर्म है वो भी हमारे भारत में अलग अलग तरह के, भारत में ही इंडिया में ही लगा लो, वर्ल्ड लेवल पे भी ये सभी जो रिसोर्सेज होते हैं वो अलग अलग तरीके से। अगर हम ज्योग्राफर की बात करें तो जो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट थे, उन्होंने इस पे अपने इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट किया। उन्होंने कहा कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है वो अपर से लो लेवल तक होता है, कि जैसे किसी भी कंट्री में हाई लेवल के जो रिसोर्सेज होते हैं वो मिलते हैं और धीरे धीरे वो किसी एक कंट्री में बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। लेकिन किसी कंट्री में अगर कोई वो है मतलब कि सोर्स है, रिसोर्सेज है, वो किसी अदर कंट्री में कम लेवल पे होता है। तो नेचर ने है ना सबको बराबर तरीके से रिप्रेजेंट किया, बराबर तरीके से, किसी में ज़्यादा है तो किसी में कम है, तो एक दूसरे के साथ वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एक सर्कल रिप्रेजेंट हो जाएगा, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ बांटेंगे। ये कोई सोर्सेज इसके साथ इसमें जाएगा तो कोई सोर्सेज इससे इसमें आएगा, तो एक सर्कल रिप्रेजेंट हो जाता है। तो यही है, ग्लोबल एरिया पे हो गया या फिर कुछ अलग अलग जैसे अमेजोन के क्षेत्रों में वेस्ट इंडीज है, क्यूबा है, कोलंबिया है, कुछ रिवर्स हैं, कुछ एंडीज माउंटेन है, इन सब में जो रिसोर्सेज का रिप्रेजेंटेशन है वो अलग अलग लिमिटेड, अलग अलग मतलब कि उसमें है, अलग अलग देखा जाए तो चाहे वो एक्टिविटीज हो गया, क्लाइमेटिक हो गया, लैंडफॉर्म हो गया, वाटर हो गया, लो जो हमारे आयरन ओर हो गई, कोल हो गई, बॉक्साइड हो गया, एल्यूमिनियम हो गए, ये सब अलग अलग कैटेगरी में दिए गए हैं। किसी में ज़्यादा है तो किसी में कम है, किसी में हाई लेवल पे मिल जाते हैं। पेट्रोलियम, जैसे पेट्रोलियम का तो अरब खाड़ी में पेट्रोलियम का अलग है क्योंकि वो डेजर्ट एरिया है, लेकिन वहाँ पर भी नेचर ने रिसोर्सेज की जो कंडीशन है वो उसको दर्शाया और वहाँ पे लोगों को पेट्रोलियम को उपलब्ध करवाया, जिसके साथ साथ वहाँ की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो हाई लेवल की हो गई। लेकिन जो अदर रिसोर्सेज है वो अदर कंट्रीज से क्या है एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर देते हैं, जिसके साथ बैलेंस बना रहता है और नेचर अपने रिसोर्सेज खुद ही बांटना शुरू कर देती है। फिर जो एडनर थे उन्होंने भी डिस्ट्रीब्यूशन बाय प्लेस बुक लिखी थी 1905 में, डिस्ट्रीब्यूशन बाय प्लेस 1905 में। इसमें उन्होंने बताया कि जो हमारी जो वर्ल्ड और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो डिफरेंशिएशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन का जो जो रूट्स है, मतलब कि जो जड़ है, जो स्पीसीज है, चाहे वो एनिमल्स का हो, चाहे वो जूलॉजिकल डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो बॉटनिकल डिपार्टमेंट में हो, उनका सबका अलग अलग डिफरेंस है और सभी एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं, एक दूसरे के साथ कंट्रीब्यूट करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन का जो साइंस है वो कंप्लीट हो जाता है। अगला है वॉन थ्योनेम की थ्योरी है, वॉन थ्योनेम एग्रीकल्चर थ्योरी, एग्रीकल्चर
लैंड यूज थ्योरी है। इसमें क्या है, वॉन थ्योरम की जो एग्रीकल्चर थ्योरी है ना, उसमें अलग अलग वो बताई गई है कि एरिया क्या है। बीच में एक जो सेंटर होता है जिसमें मेन जो स्टेट होता है वो होता है, लेकिन उसके साथ साथ अलग अलग जोन बना रखे हैं, और वो सभी जोन है ना अलग अलग एक्टिविटी, अलग अलग रिसोर्स एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे पास में वो जोन होगा जिसमें खराब होने वाली वस्तुएं होंगी, जैसे कि जो हरी सब्जियां हैं, दूध का सामान है, ये सभी ज़्यादा जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं हैं, तो उनको शामिल किया। फिर दूसरे जोन में वो शामिल की जैसे कि फसलें उगाना। फिर थर्ड जोन में वो शामिल किए जैसे घर वगैरह है, चारागाह की लैंड यूज है। फिर अगले उसमें वो प्रतिभूमि जो बेकार पड़ी हुई है, जिसमें उर्वरक क्षमता है, फर्टिलाइजेशन है ही नहीं, जो लैंड है जो खराब लैंड है उसको शामिल किया। तो जो मेन एरिया है वो सेंटर को रिप्रेजेंट किया। तो ये ज्योग्राफी एज ए साइंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन था। अगला टॉपिक है ज्योग्राफी एज द साइंस ऑफ ह्यूमन एनवायरमेंट रिलेशनशिप। तो जो रिलेशनशिप था वो 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला था डिटर्मिनिज्म, सेकंड था पॉसिबिलिज्म, थर्ड था नियो डिटर्मिनिज्म। तो जो डिटर्मिनिज्म में कहा कि जो नेचर है वही इम्पोर्टेंट है। जैसे जो हमारी नेचर है, डिटर्मिनिज्म का मतलब है कि जो हमारी नेचर है वही इम्पोर्टेंट है। नेचर की जो पावर है, नेचर की जो फोर्सेस है वो ह्यूमन को कंट्रोल में रखते हैं। तो जैसे कि ह्यूमन अपने आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज में ना चेंजिंग करता रहता है, लेकिन नेचर हमें यह बताती रहती है कि ये जो चेंज है वो बेहतर नहीं है, ये ह्यूमन के लिए सही नहीं है, या फिर मेरे नेचर के लिए सही नहीं है। तो जैसे नेचर है वो संतुलन बनाए रखते हैं, बैलेंस को बनाए रखते हैं। जब ह्यूमन अपनी जो लिमिट है वो पार कर देता है, यानी लिमिट के बाहर अगर कुछ काम करता है, तो नेचर अपनी जो पावर है वो दिखाती है और बताती है कि नेचर के आगे जो ह्यूमन है वो कुछ भी नहीं है। इसलिए जैसे अगर नेचर, जैसे बाढ़ आ गई, सूखा आ गया, या फिर कोई भी डिजास्टर हो गया, साइक्लोन आ गया, सुनामी आ गई, अर्थक्वेक आ गया, तो ये सभी चीज़ें ऐसी हैं जो नेचर हमें बताती है कि मेरे आगे ह्यूमन को छोटा रहना ही पड़ेगा। और ह्यूमन अपनी लिमिट है उसको मतलब कि उसको पार ना करे, जिसकी वजह से नेचर को भी प्रॉब्लम हो और जो ह्यूमन है उसको भी प्रॉब्लम हो। तो डिटर्मिनिज्म को ज़्यादातर कार्ल रिटर ने, जोग्राफर थे उन्होंने, डार्विन की थ्योरी जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक लिखी थी डार्विन ने 1959 में। तो उन्होंने कहा था कि टाइम के अकॉर्डिंग है ना, ह्यूमन हो गया या एनिमल हो गया या नेचर हो गया, उसमें चेंजेस आते रहते हैं। हर डार्विन की थ्योरी के अकॉर्डिंग आज जो हम हैं ह्यूमन, जो नेचर आज ह्यूमन का नेचर है, आने वाले समय में वो ह्यूमन नेचर चेंज हो जाएगा। जैसे पहले डायनासोर इस अर्थ के ऊपर रहते थे, लेकिन समय के अनुसार डायनासोर भी खत्म हो गए, फिर अदर कोई जो एनिमल है वो आ गए, कुछ फिर एनिमल टाइम के अनुसार लुप्त होते गए, फिर आने वाले समय में वो कुछ अलग तरह के जानवर आ गए। इस तरह एक म्यूटेशन हो रहा है, चाहे वो ह्यूमन नेचर का हो चाहे वो ह्यूमन
माना जाता है कि पहले समय में बहुत हाइट के हिसाब से बहुत लंबे ह्यूमन की जो हाइट थी वो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीत रहा है ह्यूमन की जो हाइट है वो बहुत कम होती जा रही है। इसके साथ साथ रेड जेल थे। रेड जेल ने कहा कि जो हमारा ह्यूमन है, जो मैन है, आदमी है, मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। जो मैन है वो प्रोडक्ट है, जैसे कि नेचर ने अदर सोर्सेज बनाए हैं वैसे के साथ आदमी को भी बनाया है और वो एज ए प्रोडक्ट ही काम करता है। अगर नेचर ना हो तो हमें सोर्सेज नहीं मिलेंगे, अगर ह्यूमन ना हो तो उन सोर्सेज का वर्क नहीं होएगा, उन सोर्सेज को कोई यूज नहीं करेगा। इसलिए ये भी एक प्रोडक्ट है, मानव संसाधन भी एक प्रोडक्ट ही है। अगला है पॉसिबिलिज्म। पॉसिबिलिज्म में बताया गया कि मानव है वो एक एजेंट के रूप में है। इसमें मैन को बताया गया, जो हमारा मैन है वही नेचर को कंट्रोल में करता है, नेचर की जो पावर है उसको कंट्रोल में करता है। नेचर की सोर्सेज है वो अलग अलग जगहों पर फैले हुए हैं, उनको इकट्ठा करता है, फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है और एक साइकिल को कंप्लीट करता है। जो मानव है वो अपनी बौद्धिक क्षमता से या अपनी इंटेलिजेंस के कारण जो खराब पड़े रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करता है। नेचर ने सोर्सेज बनाए हैं लेकिन जो यूज़ करने का तरीका है वो मानव ने खुद खोजा है। आज मानव पहले बहुत सालों से रह रहा था, तो जो मानव थे उन्होंने नेचर में पत्थर दिए लेकिन आग की खोज सिर्फ मानव ने ही की। मानव ने माउंटेन दिया लेकिन उनको होम में बदलने के लिए मानव ने अपना काम किया। जो रिवर वगैरह थी, जैसे रिवर है उनके रास्ते को चेंज करना, रिवर पर पुल बनाना, ओशन पे पुल बनाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ये सभी मानव ने ही किया है। तो जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है वो चाहे नेचर ने स्लोली रूप से प्रोवाइड किया है और मानव ने उनका उपयोग किया है। इसको विडाल डी ला ब्लाचे ने ये ज्योग्राफर थे, इन्होंने इसको बढ़ावा दिया पॉसिबिलिज्म को। अब आप अपनी बुक में देख लीजिएगा पॉसिबिलिज्म का एक 50 वर्ड का या फिर सर ने बोला 70 या 80 वर्ड का होना चाहिए। फिर नियो डिटर्मिनिज्म में बोला कि जो हमारा नेचर प्लस ह्यूमन ये दोनों मिलकर कार्य करते हैं, तो एक नव नियतिवाद को मतलब कि रिप्रेजेंट करता है। तो ग्रिफिथ टेलर थे, इन्होंने इसको बढ़ावा दिया और बोला कि जो नेचर है वो हमें सोर्सेज देती है और मानव अपनी इंटेलिजेंस के कारण नेचर में जो रिसोर्सेज होते हैं उनको यूज़ करता है। तो इसमें ह्यूमन और इन्वायरमेंट का जो रिलेशनशिप है वो बताया गया है। ह्यूमन इन्वायरमेंट के साथ जो भी हमारी सराउंडिंग है उसमें अलग अलग तरीके के रिसोर्सेज हैं, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, इंटरनेशनल लेवल पे हो, लेकिन ह्यूमन अपनी बौद्धिक क्षमता के कारण या फिर अपनी श्रम के मतलब कि अपने श्रम के कारण, पूंजी के कारण, यानी उसका जो प्रोडक्शन होता है वो करता है और अलग देशों में उनके साथ ट्रेडिंग करता है और अपने आप आवश्यकता के अनुसार अपनी चीज़ों को बनाता है। तो ये सब नियो डिटर्मिनिज्म का था। तो जैसे कि अगर देखा जाए एज ए एग्जांपल देखा जाए तो जैसे यूएसए में है, यूएसए में क्लाइमेट जो चीज़ें होती हैं वो अलग हैं, चाइना में जो क्लाइमेटिक चीज़ें हैं अलग हैं, उनमें जो रिसोर्सेज मिले हैं वो अलग हैं, ऑस्ट्रेलिया में अलग है, ब्राज़ील में अलग है। सबने जैसे कि अगर हम दक्षिण अफ्रीका की बात करते हैं, दक्षिण अमेरिका की बात करते हैं, तो वहाँ पर अमेजोन की जो है, अमेजोन का बेसिन है
तो उनमें अलग अलग तरीक़ों से दिखाया गया कि वहाँ पे कितने सारे रिसोर्सेज हैं। ट्रॉपिकल जो भी एरिया है उसमें अलग अलग तरीके के सारे वेजिटेशन मिलते हैं, और वेजिटेशन है, एनिमल्स की अलग अलग स्पीसीज मिलती हैं, और ये सभी ह्यूमन के लिए इम्पोर्टेंट होती है। अगर हम ये जो सेकंड यूनिट है इसमें अगर डायग्राम बनाना चाहें तो कुछ डायग्राम है जो सर ने करवाए थे, तो वो मैं डायग्राम बता देती हूँ आपको। जैसे 1 2 3 और इन सब का 4। तो ये था फिजिकल, ये दूसरा था ह्यूमन, तीसरा था नेचर, ठीक है, और ये था जो ज्योग्राफी इंफॉर्मेशन होती है वो। जो हमारा फिजिकल था उसमें तो सब आ जाएंगे, बायोलॉजी हो गया, बायोलॉजी है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, इकोलॉजी है, जूलॉजी है, इनको शामिल किया गया। जो ह्यूमन है उसमें एंथ्रोपोलॉजी है, इकोनॉमिक है, हिस्ट्री है, या फिर साइकोलॉजी है, या फिर सोशोलॉजी है, इन सबको शामिल किया गया, ठीक है। नेचर में ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप, ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप, तो और ये सब ज्योग्राफी इंफॉर्मेशन है। अगर ज्योग्राफी इंफॉर्मेशन नहीं होएगी तो ये सब हमारे लिए बिल्कुल जीरो है। तो एक डायग्राम ये, दूसरा डायग्राम भी ऐसे ही था, 1 2 3। तो इसमें जो पहला था वो था टेरिटोरियल, दूसरा था नेटवर्क, ठीक है। इसमें था लॉ ऑफ ज्योग्राफी, दूसरा था इसमें था ह्यूमन, और बीच में था ह्यूमन और इन्वायरमेंट का रिलेशनशिप। और यहाँ था सोशल। ये था थर्ड डायग्राम था, जैसे ज्योग्राफिकल प्रोसेस, यहाँ ज्योग्राफिक प्रोसेस के साथ यहाँ पे आएगा इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के नीचे है इन्वायरमेंट सिस्टम, इन्वायरमेंट सिस्टम के बाद आएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और फोर्थ में आएगा जियो डाटा, यानी ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने भी डाटा हैं उनको। तो जो जियो डाटा है वो प्रोसेस में शामिल हो जाएगा, और ज्योग्राफिकल प्रोसेस है वो इन्वायरमेंट सिस्टम में शामिल हो जाएगा, और ये सब एक दूसरे के साथ इंक्लूड हो जाएंगे। जियो डाटा है वो इकोसिस्टम में शामिल हो जाएगा, ठीक है। ये सब था, एक डायग्राम था ह्यूमन और इन्वायरमेंट का, जो पहले फर्स्ट यूनिट में करवाया था। जैसे कि ह्यूमन की ब्रांचेज अलग थी और फिजिकल की ब्रांचेज अलग थी, वो कैसे ह्यूमन और फिजिकल के साथ रिलेट कर रही थी। जैसे कि इकोनॉमिक था तो एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रीज है, ट्रेडिंग है, वो शामिल, सोशोलॉजी है वहाँ पर ह्यूमन, अगर वो मैथ था, ये सब है ना एक दूसरे के सब्जेक्ट के साथ कैसे कैसे रिलेट करते हैं, तो वो था। तो सेकंड यूनिट में सब यही करवाया था, और थर्ड यूनिट आएगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। थैंक यू।